अमृत ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, आज हम केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अम्ल, क्षार और लवण तीनों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसकी अवधारणाओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, क्या क्या इसके गुण होते हैं, ये सब आपको बताएंगे विस्तार से। इंट्रोडक्शन टू एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण का परिचय। क्या इसका परिचय है, देख लीजिए। अम्ल, क्षार और लवण रासायनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। क्या है ये? एक महत्वपूर्ण श्रेणी है, कैटेगरी। ठीक है, जो जैविक प्रणालियों, औषधि विज्ञान और औषधियों के महत्वपूर्ण में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अम्ल के बारे में देखते हैं। एसिड आखिर क्या है? एसिड यानी अम्ल। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयन क्या होता है? H+। ये जो है हाइड्रोजन आयन H+ होता है। अगर हम किसी अम्ल को जल में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा अपने दो अवयवी कणों में और उसमें एक हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा, तब हमें पता चलेगा क्या है, ये एसिड है। ठीक है, इसी तरीके से क्षार क्या होता है? बेस यानी क्षार। जब क्षार को जल में घोलेंगे तो वहां पर हमें हाइड्रोक्सिल आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन। ठीक है, यानी अम्ल में H+ आयन प्राप्त होगा और क्षार में OH- आयन प्राप्त होगा। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। लवण क्या होता है? लवण ठीक है, लवण देख लीजिए क्या लवण है। लवण के बारे में, लवण को इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो लवण है वो अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक होता है। यानी लवण को कैसे बनाते हैं? जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है, जो सामान्यतः धातु धनायन और अधातु ऋणायन से मिलकर बना होता है। जैसे लवण का एक एग्जाम्पल जैसे हमने लिया NaCl, तो ये जब टूटेगा तो यहां पर Na++Cl- यानी Na+, ये क्या है? एक धातु धनायन और Cl- है अधातु ऋणायन। यानी कि जो NaCl लवण है ये धातु धनायन और अधातु ऋणायन से मिलकर बनता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले एसिड के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषा और प्रकार के बारे में देखते हैं। एसिड मीन्स अम्ल। अम्ल की परिभाषा, अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो पानी में घुलकर, अगर हम इसे अम्ल को पानी में घोले तो ये हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, यानी H+ आयन छोड़ता है। H+ को प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता घोल की अम्लता पर निर्भर करता है। इनका स्वाद खट्टा होता है। जनरली जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर हम नीला लिटमस पेपर लें और अम्ल में डुबोए तो उसका रंग बदल जाएगा और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। ठीक है, तो अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी? अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन या प्रोटॉन छोड़ते हैं और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घोल की अम्लता पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कितने हाइड्रोजन आयन मुक्त होंगे वो उसकी घोल की अम्लता पर निर्भर करेगी। इनका स्वाद हमेशा खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है,
अम्ल के कुछ उदाहरण, अम्ल के उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड, जैसे यहां पर HCl, HCl है, यानी HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पेट के एसिड में भी पाया जाता है, जो हमारा आमाशय है उसके अंदर HCl होता है, ठीक है, और ये हमारे शरीर में जो भोजन होता है उसको पचाने में मदद करता है, ठीक। अगर हम HCl को तोड़ के देखें, अगर हम HCl को जल में घोलेंगे तो ये H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, जल में घोलने पर अम्ल क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन, यानी यहां पर ये H प्लस आयन मिल जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अम्ल, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल HCl, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट जो अम्ल है H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ठीक है। इसका उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। अगर हम H2SO4 को तोड़ें तो देख लीजिए किस तरीके से टूटेगा, ये जल में घोलने पर H प्लस SO4 माइनस, ठीक है, इस तरीके से ये टूट जाएगा, यानी H प्लस SO4 माइनस, यानी हाइड्रोनियम आयन मिल गया और सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन है, ठीक है। H पर प्लस आयन होगा और सल्फेट पर माइनस आयन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का नाम होता है सिरका। इसको हम सामान्यतः जो नाम होता है इसका वो होता है सिरका, यानी एसिटिक एसिड, CH3COOH इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये सिरके में पाया जाता है, ठीक है, जो CH3COOH है वो सिरके में पाया जाता है, ये भी खट्टा होता है, ठीक। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के गुण। इसके गुण क्या होते हैं, खट्टा स्वाद, यानी नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, इनका स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है, जैसे नींबू में पाया जाने वाला एसिड उसका नाम होता है सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। संक्षारक होता है, कोरोसिव। तीव्र अम्ल ऊतकों को जला सकते हैं, अगर बहुत ही सांद्र अम्ल है, अगर अपनी त्वचा पर डालेंगे तो ये हमारी त्वचा को जला भी सकता है और क्षति पहुंचा सकता है, जैसे HCl। अगर यहां पर सांद्र HCl लिया जाए तो ये हमारे शरीर को क्या करेगा, जो ऊतक है, टिश्यूज, उसको जला देगा, ठीक है। नेक्स्ट, जल में घुलने पर ये विद्युत का संचालन करते हैं। जल में घुलने पर विद्युत का संचालन करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि ये जल में H प्लस आयन देते हैं, जब उसमें H प्लस आयन होगा तो ये विद्युत का संचालन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जिंक और मैग्नीशियम धातुओं के साथ प्रक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी जो अम्ल है अगर उनकी क्रिया जिंक यानी Zn, मैग्नीशियम यानी Mg से कराएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, ठीक है। जैसे HCl अम्ल लिया और इसकी क्रिया जिंक से करा दी, यानी Zn प्लस HCl, तो ये क्या करेगा, यहां से ZnCl बन जाएगा प्लस H प्लस, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक, समझ में आया। यानी जिंक और मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जो कि वातावरण में चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। अगर क्षारों के साथ अब क्रिया करके अगर हम
किसी अम्ल की क्रिया क्षारों के साथ करते हैं तो ये हमेशा लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया की रिएक्शन देख लीजिए। कोई अम्ल लेते हैं, जैसे HCl, हमने एक अम्ल लिया HCl, और एक क्षार लेंगे। अम्ल की क्रिया क्षार से करानी पड़ेगी तभी लवण बनेगा। अम्ल ले लिया HCl और एक क्षार हम ले लेते हैं NaOH। अब इसकी आपस में रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? NaCl मिल जाएगा। NaCl, और बाकी क्या बचेगा? यहां पर H2O, यानी जल भी बनेगा। देखिए यहां से NaCl निकल जाएगा और क्या बचेगा? H और H H2 प्लस O, यानी H2O। तो ये बन जाएगा हमारा लवण और जल, यानी अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस सब क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम एसिड के कुछ प्रकार के बारे में बताते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एसिड कितने प्रकार के होते हैं? देख लीजिए। अम्लों के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड्स। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल और वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित होकर H+ आयनों की सांद्रता छोड़ते हैं, यानी ये पूरी तरीके से जल में घुल जाते हैं और जो भी उसके साथ हाइड्रोजन आयन लगा हुआ है वो अलग हो जाता है पूर्ण रूप से। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, HCl क्या है? यहां पर HCl है, तो HCl को जल में घोलेंगे तो क्या होगा? ये आपस में, जब हम HCl को जल में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, किसमें? H+ Cl-, यानी ये हाइड्रोजन आयन देगा। पूरी तरीके से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा। देखिए HCl में H जुड़ा था, बिल्कुल अलग हो गया, और Cl अलग हो गया। इस तरीके से ये बन जाएगा प्रबल अम्ल। ठीक है, इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी बिल्कुल अलग हो जाएगा। H+SO4-। ठीक है, यहां भी देखिए हाइड्रोजन आयन अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया प्रबल अम्ल क्या होते हैं, यानी वे अम्ल जिसमें से हाइड्रोजन पूर्ण रूप से अलग हो जाए उसे हम कहेंगे प्रबल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट है वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में क्या होता है? जल में अगर घोलते हैं, अगर दुर्बल अम्ल को जल में घोला जाए, वीक एसिड को, तो ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं। इनमें हाइड्रोजन आयन जो होता है उसकी सांद्रता कम होती है। जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, अगर हम CH3COOH को ब्रेक करें तो ये टूटेगा CH3COO- प्लस H+। ठीक है, अब यहां पर देखो ये हाइड्रोजन बचा है, ये क्या है? एसीटेट आयन, यानी पूर्ण तरीके से इसमें से हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हो पाए हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल। ठीक है, ऐसे ही है एक कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक, तो दुर्बल अम्ल में क्या होता है? प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयन बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल में आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन मुक्त हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल क्षार की अभिक्रिया। अम्ल क्षार अभिक्रिया है। अम्ल क्षार अभिक्रिया मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया।
क्या होती है उदासीनीकरण अपक्रिया? जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। यानी किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो लवण और जल बनता है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है HCl प्लस NaOH, तो NaCl मिलके क्या बन जाएंगे? NaCl यानी लवण, और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिला? ये लवण मिल गया, ये जल। और किस किस की क्रिया कराई? अम्ल की और क्षार की। ठीक है, अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर लवण और जल बनते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, रिएक्शन के साथ याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है बेस, आधार। बेस मतलब क्षार। ठीक है, क्षार क्या होता है? क्षार अभी हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, अब हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे। क्षार की परिभाषा क्या होती है? क्षार वह पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ता है। क्षार H प्लस आयन ग्रहण कर सकते हैं या OH माइनस आयन दान कर सकते हैं। ठीक है, क्षार वह पदार्थ होता है, अगर हम क्षार को पानी में घोलेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ता है। ठीक है, यानी OH माइनस आयन छोड़ता है। क्षार H प्लस आयन ग्रहण कर सकते हैं या OH माइनस आयन दान कर सकते हैं। यानी अम्ल से H प्लस ग्रहण करेंगे या अम्ल को अपना हाइड्रोक्साइड आयन दान कर सकते हैं। क्षार का स्वाद जो होता है वो तीखा होता है या कड़वा भी हो सकता है, कसैला भी होता है। ठीक है, कैसा होता है? कसैला या कड़वा होता है। ये क्या करता है? ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, जैसे अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, अब यहां पर एक स्केल बना हुआ है जिसे हम पीएच स्केल भी कहते हैं। ये देखिए एक स्केल है यहां पर जिसे हम पीएच स्केल के नाम से भी जानते हैं। इससे हमें अम्ल और क्षार की पहचान होती है। ठीक है, अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं पीएच स्केल से कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या कौन सा पदार्थ क्षारीय है या उदासीन है। जैसे यहां पर देखिए इस स्केल में क्या होता है? 0 से लेके 14 तक अंक लिखे होते हैं। ठीक है, यानी 0 से लेके और 7 से कम यहां तक तो ये होता है अम्ल। ठीक है, क्या होता है? जो अम्ल होता है। ठीक है, देखिए यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, जैसे जैसे हम 0 की ओर बढ़ते हैं ये उतना ही अम्लीय होता चला जाता है। ठीक है, अब हम जैसे जैसे 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? ये क्षारीय होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए ये 7 है, 7 से अगर 0 की ओर बढ़ते हैं तो ये अम्लीयता बढ़ती चली जाती है। अगर 7 से 14 की ओर चलेंगे तो इसकी क्षारीयता बढ़ती चली जाती है। लेकिन अब बीच में यहां पर है 7। 7 जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल। ठीक है, उदासीन। और उदासीन क्या है? प्योर वाटर, यानी जो शुद्ध जल है वो क्या होगा? उदासीन होता है। जिस जल को हम पीने के लिए उपयोग करते हैं वो उदासीन होना चाहिए, यानी शुद्ध जल होता है। ठीक है, इसका पीएच मान हमेशा 7 होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, एसिड्स और बेस। ठीक है, पीएच लेस देन 7, यानी अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा
एसिड, यानी 7 से कम एसिड, और बेस में क्या होगा 7 से बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन 7, तब ये कहलाएगा बेस। अब लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और बेस क्या करता है, लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये स्वाद में कड़वे, बिटर या सोपी यानी कसैले होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये स्टिंग और बैट यानी गीले होते हैं, और ये स्लीपरी होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अम्ल में इंक्लूड फ्रूट जूस एंड सोडा एंड कॉफी, यानी जो फ्रूट जूस होते हैं, सोडा वाटर है, कॉफी है, ये कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जबकि बेकिंग सोडा, जो बेकिंग पाउडर आता है, अमोनिया, सॉप यानी साबुन, ये कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ पदार्थों के नाम दे रखे हैं, जैसे स्टोमक एसिड, पेट में जो एसिड पाया जाता है उसका पीएच मान 1 है। लेमन जूस, ठीक है, इसका 3 है। कॉफी का 5 पीएच होता है। प्योर वाटर का 7, सी वाटर का 8, बेकिंग सोडा का 9, अमोनिया का 11, और ब्लीचिंग जो पाउडर होता है उसका 13 पीएच मान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया, ठीक। तो एक पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक निर्धारित होते हैं, जिसमें 0 से, अगर 7 से कम है, 0 से ज्यादा, 7 से कम, तो ये एसिड होगा, और 7 से ज्यादा और 14 से कम तो ये क्या होगा, ये होगा क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 है वो होगा शुद्ध जल, ठीक। नेक्स्ट, क्षार के उदाहरण। देखिए क्या होते हैं क्षार के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ बेस, ठीक है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसका काम होता है सफाई और साबुन बनाने में उपयोग करते हैं। NaOH जो है सफाई के काम में आता है और साबुन बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अमोनिया NH3, इसका उपयोग उर्वरक यानी जो यूरिया बनाई जाती है खेतों में लगाने के लिए, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक बनाने के लिए, और सफाई एजेंट के काम, सफाई एजेंट में जो उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं, सफाई एजेंट, उनमें उपयोग किया जाता है, और फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनिया का। तो ये दोनों क्या है, क्षार है, ठीक है। अब क्षार के गुण क्या होते हैं, क्षार के गुण, ठीक है। ये क्या होता है, ये कड़वा होता है, इनका स्वाद कड़वा होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, ठीक है। अगर NaOH या अमोनिया को चखेंगे तो उसका स्वाद कड़वा होगा या कसैला महसूस होगा, ठीक है। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। फिसलन भरा एहसास होता है, जैसे साबुन को अगर हम हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, हाथ से फिसल जाता है, बहुत ही रफ होता है, ठीक है, स्लिपरी, ठीक है। नेक्स्ट, संक्षारक के रूप में, मजबूत क्षार ऊतकों को जला सकते हैं या क्षति भी पहुंचा सकते हैं, जैसे NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर ये हमारी त्वचा पर गिर जाए तो हमारे टिश्यूज को जला देता है और हमारी जो स्किन है उसे हानि भी पहुंचा सकता है, ठीक है। जल में घुलने पर ये विद्युत का संचालन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें OH- आयन प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम किसी क्षार को जल में घोलते हैं तो ये विद्युत का संचालन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें OH- आयन उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बेस। एक चीज और देख लीजिए, जो क्षार है वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करता है, जैसे अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण जल बनाता है, उसी प्रकार क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके
लवण और जल बनाता है। यह अपक्रिया भी उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। चाहे अम्ल क्षार से क्रिया करे या क्षार अम्ल के साथ क्रिया करे, दोनों में केसेस में क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। ठीक है, यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ बेस देखिए, टाइप्स ऑफ बेस यानी क्षार के प्रकार। क्षार जो होता है वो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार दोनों ही होते हैं। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होता है, जल में अगर क्षार को घोला जाए तो ये पूर्ण रूप से घुलकर और उसमें आयनों में टूट जाता है और OH- आयन अलग हो जाता है। ठीक है, यानी किसी क्षार को जल में घोलेंगे तो उसमें पूर्ण रूप से OH- आयन निकल जाएगा। ठीक है, यानी आयनों की उच्च सांद्रता छोड़ते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। जैसे देख लीजिए NaOH है, ये जल में घुलने पर इस तरीके से टूटेगा Na++OH- आयन, तो यहां पर पूर्ण रूप से OH- आयन अलग हो जाता है। ऐसे ही KOH K++OH-, ठीक है, इसमें भी OH- आयन पूर्ण रूप से अलग हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों ही होंगे प्रबल क्षार। अब दुर्बल क्षार की बात करते हैं। दुर्बल क्षार अमोनिया। ठीक है, अगर हम दुर्बल क्षार को जल में घोलेंगे तो ये आंशिक रूप से आयनित हो जाता है और उसमें से OH- आयन की सांद्रता होती है वो कम होती है, यानी बहुत ही कम टूट पाता है। ठीक है, यानी जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता है। जैसे अमोनिया है NH3, ठीक है, तो इसमें OH- है ही नहीं, तो ये OH- आयन में नहीं टूटेगा, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये दुर्बल क्षार। ठीक, अब देखिए फिर अम्ल क्षार अपक्रिया। अम्ल क्षार अपक्रिया वही उदासीनीकरण अपक्रिया होती है ये। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अपक्रिया। जब कोई क्षारक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। इस अपक्रिया को अम्ल क्षार अपक्रिया या उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल NaOH ये क्षार है, HCl अम्ल है, इन दोनों की रिएक्शन हुई तो ये बन जाएगा NaCl यानी लवण प्लस H2O यानी जल। ठीक है, क्षार और अम्ल की क्रिया से लवण और जल बनता है, ये क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। ये तो चर्चा हुई अम्ल और क्षार की। अब बात आती है लवण की। ठीक है, क्या होता है लवण, परिभाषा क्या है देखिए। लवण की परिभाषा देखिए, लवण एक आयनिक यौगिक है जो अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अपक्रिया से बनता है। जो अम्ल क्षार अपक्रियाएं होती हैं, अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो ये क्या करता है, उदासीनीकरण अपक्रिया बन जाती है। ठीक है, लवण में अम्ल के हाइड्रोजन आयन को क्षार के धातु धनायन, जो क्षार का धातु धनायन है, धातु आयन, उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी एक परिभाषा समझ लीजिए, लवण किस तरीके से लिखेंगे। लवण एक आयनिक यौगिक है जो अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अपक्रिया से बनता है। ठीक है, यानी अम्ल क्षार की अपक्रिया से उदासीनीकरण अपक्रिया बनती है और उसी से हमें लवण प्राप्त होता है। जैसे लवण के कुछ उदाहरण हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम टेबल नमक भी है, यानी जो साधारण नमक है वही NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसका उपयोग फर्टिलाइजर्स में किया जाता है, उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यह चूना पत्थर में पाया जाता है और एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो चूना पत्थर है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका उपयोग एंटासिड में किया जाता है। ठीक है,
अब लवण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। क्या है लवण के गुण? घुलनशीलता। पहला इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, घुलनशीलता। अधिकांश लवण जल में घुलनशील होते हैं। लवण जो होते हैं वो अधिकांशतः सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ अघुलनशील भी होते हैं, नॉन सॉल्युबल। ठीक है, यानी जनरली अधिक से अधिक घुल जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो जल में नहीं घुल पाते हैं। जैसे घुलनशील NaCl, ये जल में घुल जाएगा, लेकिन BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, ये जल में नहीं घुलेगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है और बेरियम सल्फेट जल में नहीं घुल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? यानी अगर हम लवण को जल में घोले तो ये टूट जाएगा, यानी आयनों में टूट जाएगा। जैसे NaCl है, NaCl क्या होगा? लवण जल में घोलने पर Na++Cl- में टूट जाता है, यानी धनायन और ऋणायन दोनों में टूट जाता है। इसलिए ये जो विद्युत संचलन है तो उसके विद्युत संचलन आसानी से हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिस्टल निर्माण। ठीक है, कुछ लवण जो होते हैं वो क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। कई लवण जल में घुलने और फिर वाष्पित होकर क्रिस्टलीकरण हो जाते हैं, यानी क्रिस्टल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, कुछ लवण जल में घुल जाते हैं, फिर वाष्पित होंगे, उसके बाद ये क्रिस्टलीकरण हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उदासीन। उदासीन लवण हमेशा उदासीन होते हैं। ठीक है, लवणों में सामान्यतः अम्लीय क्षारीय गुण नहीं होता है, ना तो ये अम्लीय होते हैं ना ही ये क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ लवण विलयन को अम्लीय या क्षारीय बना सकते हैं, जो कि अम्ल और क्षार की प्रबलता पर निर्भर करता है जिससे वो बने होते हैं। ठीक है, देखिए सामान्यतः जो लवण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? क्षारीय गुण या अम्लीय गुण नहीं रखते हैं। वो कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। लेकिन अगर किसी लवण को बनाने के लिए ज्यादा प्रबल अम्ल होगा तो वो अम्लीय गुण रखेगा, और ज्यादा क्षारीय गुण से ज्यादा क्षारीय के साथ मिलाया गया होगा अम्ल तो वो क्षारीय गुण रखेगा। ठीक है, वो उसके निर्भर करेगा कि कैसा अम्ल या कैसा क्षार है, प्रबलता पर निर्भर करता है। ठीक है, लवण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। देखिए नमक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। यह नमक नहीं होगा, यहां लवण होगा। ठीक है, लवण के प्रकार देखिए क्या क्या प्रकार है इसके। सबसे पहले सामान्य लवण। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट। सामान्य लवण तब बनते हैं जब किसी अम्ल के सभी प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयनों को धातु या अधातु आयनों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी लवण में जो भी आयंस होते हैं वो धातु या धातु द्वारा प्रतिस्थापित आसानी से कर दिए जाते हैं, तो ये सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl Na+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, या KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट K+ + NO3-। ठीक है, पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन इसमें टूट जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है? यह तब बनते हैं जब बहुक्षारकीय अम्ल के हाइड्रोजन आयनों के केवल एक भाग को धातु या अधातु आयनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी अम्लीय लवण में क्या होता है? ये ऐसे लवण होते हैं जिसमें अम्ल की ज्यादा मात्रा होती है और क्षार की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ये जब टूटेंगे तो उसमें हाइड्रोजन आयनों में
हाइड्रोजन आयन के केवल एक भाग को धातु धातु द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी जो भाग होगा उसको प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ अम्लीय गुण होगा, तो ये कहलाएगा हमारा अम्लीय लवण। जैसे इसका उदाहरण है सोडियम बाइसल्फेट। अब देखिए यहां पर सोडियम बाइसल्फेट, अब यहां पर क्या है, यहां पर H है। अब H क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा। ठीक है, हालांकि ये सोडियम बाइसल्फेट क्या है, एक लवण है, लेकिन इसमें H+ आयन उपस्थित है, इसलिए कहलाएगा हमारा अम्लीय लवण। ऐसे ही पोटेशियम बाइसल्फेट, इसमें भी KHSO4 होता है इसका फार्मूला, तो इसमें भी हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण। ठीक है, अब बात करते हैं क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, ये तब बनता है जब अम्ल की कम मात्रा के साथ प्रक्रिया की जाती है। जैसे कोई अम्ल लिया और कोई क्षार लिया, लेकिन अम्ल कैसा होना चाहिए, दुर्बल, और क्षार प्रबल होना चाहिए। ठीक है, तब इसकी क्रिया द्वारा एक क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोहरा लवण, यानी द्विक लवण, यानी डबल सॉल्ट। इसे हम द्विक लवण भी कह सकते हैं। यह लवण जो है वो दो अलग अलग लवणों से निर्मित होता है। ठीक है, इसमें दो अलग अलग लवण मिले होते हैं, तब यह बनेगा द्विक लवण या डबल सॉल्ट, यानी दोहरा लवण। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहां पर दे रखा है पोटेशियम फिटकरी, KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। ठीक है, पोटेशियम फिटकरी का फार्मूला होता है KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। ठीक है, यानी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इसमें दो लवण है, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। जब इसमें दो लवण है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसलिए ये कहलाएगा दोहरा लवण, यानी द्विक लवण। फिटकरी का एक और फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये क्या है, फिटकरी। ये दोनों ही फार्मूले फिटकरी के ही हैं। देखिए अब यहां पर भी क्या है, यहां पर पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट एक लवण हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट दूसरा लवण हो गया। तो इस तरीके से ये दो लवण मिलके एक लवण बना लिया, जिसका नाम हो जाएगा द्विक लवण। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब पीएच स्केल। अभी डायग्राम में भी पीएच स्केल देखा था, वही है यहां पर। यानी पीएच स्केल क्या होता है, जिसमें 0 से लेके 14 तक अंक निर्धारित होते हैं। पीएच स्केल किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता का माप है। ठीक है, पीएच स्केल से अम्लीयता क्षारीयता का मापन किया जाता है। यह 0 से 14 तक होता है। अगर अम्लीय विलयन है तो इसमें पीएच मान 7 से कम होगा। अगर तटस्थ विलयन है, यानी शुद्ध जल उदासीन, तो इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। अगर क्षारीय विलयन है तो इसमें पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन है, 7 से कम अम्लीय, 7 के बराबर उदासीन और 7 से अधिक क्षारीय। तीन टाइप के विलयन हो गए, अम्लीय विलयन, उदासीन विलयन और क्षारीय विलयन। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में महत्व। अब देखिए रक्त का पीएच, जो रक्त का पीएच होता है होमियोस्टेसिस बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
रक्त का सामान्य पीएच मान जो होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है, जो थोड़ा सा क्षारीय होता है। यानी जो हमारे शरीर में ब्लड है वो क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय, ठीक है, क्योंकि इसका जो मान है वो 7.35 से 7.45 होता है, ठीक है। कितना? 7.35 से 7.45 इसका पीएच मान होता है, इसलिए क्षारीय गुण रखता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं एसिडोसिस, ठीक है। अब एसिडोसिस, इसका मान क्या होता है? पीएच मान 7.35 से कम होता है, और अल्कलोसिस पीएच मान 7.45 से अधिक होता है। ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। ये दो नाम है, एसिडोसिस और एल्कोसिस। ये गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकते हैं, यानी शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नर्सिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में अम्ल, क्षार और लवण की क्या भूमिका है? देखिए, जो नर्सिंग के क्षेत्र में है और चिकित्सा के क्षेत्र में अम्ल, क्षार और लवण की भूमिका। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन देखिए। जो भी बच्चे फार्मास्यूटिकल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोग क्या होता है? जैसे एंटासिड, क्या है यहां पर? एंटासिड। एंटासिड में किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे लवणों का उपयोग अतिरिक्त पेट के एसिड को बेअसर करने के लिए किया जाता है। जब पेट में एसिडिटी होती है तो क्या करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट जैसे लवण का उपयोग किया जाता है, जिससे पेट की एसिडिटी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन यानी क्या होता है? बफर समाधान। इसमें क्या करते हैं? विशिष्ट सांद्रता में अम्ल और क्षार का उपयोग जैविक प्रणालियों जैसे रक्त के पीएच को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जो हमारे शरीर में रक्त का पीएच है उसको बनाए रखने के लिए बफर सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं, जिससे कि पीएच में भारी परिवर्तन को रोका जा सके, ठीक है। यानी जो पीएच का मान ना तो कम हो सके ना अधिक हो सके, तो इसका समाधान करने के लिए बफर सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए पीएच, रक्त पीएच विनियमन यानी ब्लड पीएच रेगुलेशन। किस तरीके से एसिड बेस का संतुलन किया जाता है? तो शरीर रक्त और अन्य तरल पदार्थों के पीएच को कड़ाई से नियंत्रित करता है। जो हमारा शरीर है उसमें जो रक्त है, यानी जो शरीर क्या करता है? रक्त और अन्य तरल पदार्थों के पीएच को कड़ाई से नियंत्रित करता है। रक्त में बाइकार्बोनेट यानी HCO3 माइनस बफर एसिड और बेस को बेअसर करने के लिए बफर सिस्टम के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यानी शरीर रक्त और अन्य तरल पदार्थों के पीएच को कड़ाई से नियंत्रित करता है। रक्त में बाइकार्बोनेट, बफर एसिड और बेस को बेअसर करने के लिए बफर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पीएच विनियमन, ठीक है, यानी ब्लड पीएच रेगुलेशन। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट संतुलन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए लवण बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होते हैं, ठीक है। जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन करते हैं उसका महत्वपूर्ण स्तर किसका है? इसमें लवण का। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? KCl। तंत्रिका आवेग और मांसपेशियों के संकुचन में संचरण करने में मदद करता है, ठीक है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन बनाए रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लवण का। जैसे NaCl और पोटेशियम
क्लोराइड यानी KCl। ठीक है, नेक्स्ट इसका निष्कर्ष, अम्ल, क्षार और लवण जो पढ़ा है हमने, उसका क्या निष्कर्ष है। ठीक है, आखिर हमने क्यों पढ़ा ये। एसिड बेस और लवण का अध्ययन रासायनिक प्रतिक्रियाओं, जो भी शरीर में रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, या अम्ल, क्षार और लवण के बीच में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, पीएच विनियमन, नर्सिंग अभ्यास में उपयोग की जाने वाली दवाओं के निर्माण को समझने में। ठीक है, ये यौगिक मानव शरीर में विशेष रूप से पाचन तंत्र, एसिड बेस संतुलन और इलेक्ट्रोलाइट प्रबंधन में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं ये एसिड बेस लवण जो है वो पीएच विनियमन, रासायनिक प्रक्रियाओं, नर्सिंग अभ्यास में उपयोग की जाने वाली दवाओं के निर्माण में समझने में सहायक होती है। ये मानव शरीर में विशेष रूप से पाचन तंत्र, एसिड बेस संतुलन और इलेक्ट्रोलाइट प्रबंधन में भी आवश्यक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, एसिड बेस और लवण के गुणों, जो एसिड बेस है लवण यानी अम्ल, क्षार और लवण के गुण, प्रक्रियाओं और अनुप्रयोग को समझकर बीएससी नर्सिंग के छात्र दवा प्रशासन यानी दवाओं का निर्माण कर सकते हैं, दवा का रखरखाव कर सकते हैं, रोगी की देखभाल करने में, चिकित्सा हस्तक्षेप से जुड़ी स्थितियों को संभालने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो पाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है, अम्ल, क्षार, लवण के अध्ययन से आप क्या कर सकते हैं, दवाओं का प्रबंधन कर सकते हैं, रोगी की अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं और चिकित्सा से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में भी अच्छी तरह से जागरूक हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस पीडीएफ को पढ़ के अपनी तैयारी करिए। ठीक है, अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, समझिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे एक नए टॉपिक में, बेहतरीन टॉपिक के साथ कल लाइव आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।